हेलो एवरीवन, लेट स्टार्ट द क्लास। आज की क्लास में हम ड्रेनेज को समझेंगे। ड्रेनेज मतलब हिंदी में उसे अपवाह कहते हैं। किसी भी सरफेस पे, किसी भी सतह पे, वो कॉन्टिनेंट हो या कॉन्टिनेंट का कोई पार्ट, वहां से जो वाटर है, जो जल है, वो जिस रूट, जिस रास्ते से और जिन इंपॉर्टेंट कैनाल्स, कैनाल मतलब जो नहर, नहर का मतलब यहां मेरा कहने से है नदियों से, जिन रिवर्स के थ्रू जाती है, उस पूरे सिस्टम को हम ड्रेनेज कहते हैं। यानी पानी का बहना किसी निश्चित दिशा में, वो ड्रेनेज कहलाता है। ड्रेनेज जब भी हम ये शब्द यूज करें तो हमारा सीधा अर्थ है कि नदियों की व्यवस्था और उन नदियों की व्यवस्था से जल का बहाव। ड्रेनेज शब्द को हिंदी में अपवाह कहते हैं और ड्रेनेज के साथ दो अलग अलग शब्द जुटे हुए हैं जिसे हम सिस्टम और पैटर्न कहते हैं। जब हम एक शब्द यूज करते हैं यानी ड्रेनेज के साथ मिला करके सिस्टम यानी अपवाह तंत्र, तो अपवाह तंत्र की स्थिति क्या होती है? इसमें दो पार्ट इंक्लूड किए जाते हैं। किसका? कौन से दो पार्ट? ओरिजिन ऑफ रिवर और दूसरा डेवलपमेंट ऑफ रिवर। तो अगर आपसे ये एक प्रश्न पूछा जाए कि अपवाह के सिस्टम यानी तंत्र में क्या इंक्लूडेड है, तो आप कहेंगे नदी की उत्पत्ति इंक्लूडेड है उसमें, और नदी का विकास। और विकास कैसे होगा? उसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आकर मिलेंगी, बहुत सारी सहायक नदियां आकर मिल जाती हैं। अब दूसरा टर्म जो आता है वो है अपवाह प्लस प्रतिरूप, यानी ड्रेनेज प्लस पैटर्न। तो अगर ऐसा लिखा हो ड्रेनेज प्लस पैटर्न यानी अपवाह प्रतिरूप। अपवाह प्रतिरूप में क्या देखते हैं? अपवाह प्रतिरूप में हम जियोमेट्रिकल शेप देखते हैं। किसका? नदी का और नदियों के साथ लगने वाली सहायक नदियों का। इसमें क्या होगा? जियोमेट्रिकल शेप, geometrical shape of rivers and their tributaries, यानी नदियों तथा उसकी सहायक नदी का दो अलग अलग ये पॉइंट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सिस्टम और दूसरा ड्रेनेज पैटर्न। ठीक, जैसे किसी क्षेत्र में पैरेलल अपवाह प्रतिरूप, किसी क्षेत्र में आयताकार अपवाह प्रतिरूप, तो कैसा अपवाह प्रतिरूप बन रहा है ये देखने वाली बात। ठीक है, आगे बढ़ें। अब अपवाह तंत्र की सरिताओं, अपवाह तंत्र की
सरिताओं को दो प्रमुख वर्ग में डिवाइड करते हैं। ड्रेनेज सिस्टम की रिवर को दो टाइप में डिवाइड करते हैं। ठीक, अब ये डिवीजन किसका किसका है? एक है सीक्वेंट और दूसरा है इन सीक्वेंट, यानी क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती। क्रमवर्ती सरिता जो ढाल के अनुसार ढाल के और भौमिकीय संरचना के अनुसार कैसे प्रभावित हो रही हो? ढाल के अनुसार और भौमिकीय संरचना के अनुसार। ठीक, अनुसार यहां लिखते हैं ढाल के अनुसार और भौमिकीय संरचना के अनुसार लिखने से ज्यादा बेहतर है कि भौमिकीय संरचना के साथ समायोजित। एडजस्टेड along with the जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू स्लोप। अगर इसी बात को हमें समझना हो तो अकॉर्डिंग टू स्लोप ढाल के अनुसार, और दूसरा एडजस्टेड विद जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। दूसरा है अक्रमवर्ती। ठीक इसी के विपरीत वाली बात अक्रमवर्ती के साथ होगी कि जो प्रादेशिक ढाल का अनुसरण नहीं करते, मतलब डू नॉट फॉलो द नेचुरल स्लोप, जो प्राकृतिक ढाल का अनुसरण नहीं करती। और प्राकृतिक ढाल का अनुसरण नहीं करेगी तो क्या होगा? और अपवाह प्रतिरूप, अपवाह या सॉरी भौमिकीय संरचना के साथ समायोजित नहीं होती। ठीक, अब दोनों के उदाहरण हैं, दोनों के उदाहरण हैं। जैसे इसका उदाहरण है अनुवर्ती ठीक,
अनुवर्ती और प्रति अनुवर्ती। अनुवर्ती को कहते हैं कॉन्सीक्वेंट, अनुवर्ती, परवर्ती और प्रति अनुवर्ती। प्रति अनुवर्ती और परवर्ती। और अक्रमवर्ती में पूर्ववर्ती तथा पूर्वारोपित। पूर्ववर्ती तथा पूर्वारोपित। एंटीसीडेंट और पूर्वारोपित को हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सुपर इम्पोज्ड। इतना बात समझ में आया? अभी सब आगे आएगा, भी आगे आ रहा है। ठीक, ये अब जैसे क्वेश्चन कैसे यहां फॉर्म हो सकता है, आपसे कहा निम्न में से कौन सी नदी अनुवर्ती नदी का उदाहरण नहीं है। लिखा अनुवर्ती, प्रति अनुवर्ती, परवर्ती और पूर्वारोपित। ठीक, एक दे दिया, आसान बनाया। एक से ज्यादा दे सकता था कि पूर्वारोपित को भी इसमें कर देता। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट है अपवाह तंत्र में क्रमवर्ती अपवाह तंत्र या अनुवर्ती जिसे हम कहते हैं। क्रमवर्ती अपवाह तंत्र या सीक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न। जब एक टर्म यूज किया जाता है सीक्वेंट, सीक्वेंट मतलब जो ढाल के अनुसार हो, और ढाल के अनुसार का मतलब क्या है बताते हैं। सीक्वेंट देखिए, ये माउंटेन के रीजन है, ऐसा रीजन। ठीक है, अब यहां पे कह रहा है ढाल के अनुसार। देखिए बहुत जगह ढाल है, यहां से कोई रिवर निकल रही है, वो भी क्या कर रही है ढाल के अनुसार। ठीक, इसको फॉलो करके कोई रिवर आ रही है, वो भी क्या आ रहा है ढाल के अनुसार। इसको फॉलो करके कोई रिवर आ रही है, ये भी क्या आ रही है ढाल के अनुसार। ठीक, तो ढाल के अनुसार जो नदियां आती हैं उन्हें कहते हैं हम सीक्वेंट रिवर। ठीक, समझ गए आप? अब देखिए, सीक्वेंट यानी ढाल के अनुसार कई सारी नदियां होंगी। जैसे यहां से भी अगर कोई नदी आके इसमें मिल रही है तो वो भी क्या है ढाल के अनुसार, है कि नहीं है? यहां से रिवर आके मिल रही है, वो भी क्या है ढाल के अनुसार। ठीक, यहां से कोई रिवर इसमें आके मिल रही है, क्या है ढाल के अनुसार। यहां से कोई रिवर इसमें आके मिल रही है, क्या है ढाल के अनुसार। सब तो ढाल, लेकिन दोनों में क्या होगा डिफरेंस होगा, उनके नामों में क्या होगा डिफरेंस होगा। ये देखते हैं कौन कौन से नाम होंगे। बात समझ गए? पहला, अब पहला क्या है अनुवर्ती कॉन्सीक्वेंट। अनुवर्ती नदी यानी इंग्लिश में कहेंगे इसे कॉन्सीक्वेंट अनुवर्ती। अब अनुवर्ती मतलब जो ढाल का अनुसरण, इसे नत्यसरता या डिप स्ट्रीम भी कहते हैं। अब देखिए, अनुवर्ती नदी किसी भी क्षेत्र में
किसी भी रीजन में सबसे पहले, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बनने वाली नदियां, इन्हें डिप, डिप मतलब जो ये ढाल होता है ना, इसी को डिप कहते हैं। इन्हें क्या कहेंगे? डिप स्ट्रीम या नति सरिता। इनका नाम नति सरिता। मोड़दार पर्वतों के अभिनतीय गर्तों, ये कहां बहेंगी? सबसे ज्यादा चांसेस कहां है इनके? मोड़दार पर्वतों के अभिनतीय गर्तों। ये बताता हूं अभी क्या। अभिनतीय गर्तों से प्रवाहित होती हैं। ठीक। अब आप जानते हैं कि माउंटेन में जो ऊंचा पार्ट होता है इसे कहते हैं हम अपनति, इंग्लिश में कहेंगे एंटीक्लाइन। ठीक। और जो गहरा भाग होता है ये वाला, इसे कहेंगे हम साइनक्लाइन या अभिनति। तो अनुवर्ती नदियां कहां से बहेंगी? अभिनतीय गर्तों यानी साइनक्लाइनर, गहरे भाग से होकर बहेंगी ना। ठीक। तो सबसे पहले बनने वाली जो नदियां होती हैं, जिन्हें डिप स्ट्रीम भी कहते हैं, उन्हें हम अनुवर्ती नदी और ये अभिनतीय गर्तों से होकर प्रवाहित होती हैं। इसीलिए इनका एक नाम है अभिनतीय अनुवर्ती सरिता। अभिनत से होकर बह रही है ना, तो अभिनतीय अनुवर्ती सरिता या होके कहां से बह रही है? ठीक है, होके। मान लिया ये अपनति से ना आ रही हो, उदाहरण बताते हैं, जरूरी थोड़ी यहां ही बनी हो, ऐसा हो सकता है कि वो यहां नीचे बनी हो। ठीक। मोड़दार पर्वतों में ढेर सारी इस प्रकार की नदियां क्या करती हैं? ऐसी बहुत सारी नदियां मिलकर के एक प्रधान अनुवर्ती नदी बनाती हैं। ठीक। तो अभिनतीय गर्तों से प्रवाहित होती है, इसलिए इसका नाम क्या है? अभिनति अनुवर्ती सरिता। ठीक। अब इन सभी नदियों में, इन सभी अनुवर्ती सरिताओं में, सभी अनुवर्ती सरिताओं में, जितनी भी अनुवर्ती सरिताएं हैं, सबसे गहरी तथा लंबी, जो सबसे गहरी होगी, गहरी मैंने क्यों कहा? क्योंकि जितना ही ये गहरी होगी, दूसरी हर नदियों का जल कहां आएगा? इसी में। सबसे गहरी और सबसे लंबी अनुवर्ती सरिता क्या कहेंगे इसे? इसे कहेंगे प्रधान अनुवर्ती।
मेन कॉन्सिक्वेंट, मेन कॉन्सिक्वेंट कहते हैं, प्रधान अनुवर्ती। आगे बढ़ें। अब यहां पे देखिए हमने उदाहरण में लिखा था अनुवर्ती, प्रति अनुवर्ती, परवर्ती। अनुवर्ती सरिता, अब अनुवर्ती सरिता में एक हो गया प्रधान अनुवर्ती, ठीक, अभी पढ़ चुके हम। दूसरा है परवर्ती, इंग्लिश में कहते हैं सब सीक्वेंट। सबसीक्वेंट कौन होगा? सबसीक्वेंट, सबसीक्वेंट रिवर्स की एक बड़ी खास बात होती है कि वो प्रधान अनुवर्ती नदियों के बाद डेवलप होती है। वो हमेशा से प्रधान अनुवर्ती नदियों के बाद डेवलप होंगे, पहले नहीं डेवलप होंगे। जैसे यहां पर एक रिवर प्रधान अनुवर्ती नदी है, वो प्रवाहित हो ढाल के अनुसार। अब इस रिवर में मुख्य अनुवर्ती नदी के बाद उत्पन्न होने वाली नदी जो इससे आकर मिल रही हो, इसे क्या कहेंगे हम? परिवर्ती या सबसीक्वेंट। ठीक। दूसरी खास बात, जो नदी ढाल का अनुसरण कर रही हो, किसका अनुसरण कर रही हो? ढाल का अनुसरण कर रही हो, और ये कौन सी नदी है? परवर्ती। अब जो नदी ढाल का अनुसरण कर रही हो लेकिन मुख्य अनुवर्ती नदी के विपरीत दिशा में जाकर परवर्ती नदी से मिल जाए, उसे क्या कहेंगे? प्रति अनुवर्ती। बात समझ गए? ये नदी क्या हुई? मुख्य अनुवर्ती। ये क्या हो गई? सबसीक्वेंट यानी परवर्ती। ठीक। और जो विपरीत दिशा में आ रही है वो क्या है? प्रति अनुवर्ती।